वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम आशीष बंसल, आपका दोस्त और आपका मेंटर इस हमारे YouTube चैनल RFS रेडी फॉर स्टडी पे आपका स्वागत करता है। तो आज हम हमारा क्लास 1 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 दैट इज सॉलिड स्टेट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपसे अपोलोजाइज करता हूं क्योंकि पिछली वीडियो में हमारा लास्ट का थोड़ा सा कंटेंट मिस हो गया था वीडियो पूरा होने की वजह से। ओके, हम लास्ट में ये वाला टॉपिक डिस्कस नहीं कर पाए थे, दैट इज आइसोटोपिक नेचर ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स को। इस चीज को हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक से हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, प्लीज टेक आउट योर कॉपी एंड पेन एंड डू मेक आवर नोट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, so far we have studied about the basic differences between the crystalline and amorphous solid. Okay, and in that we haven't discussed about the isotopic nature of amorphous solid, but we have already discussed that in amorphous solids the arrangement of atoms is random, that is the atoms are arranged in any random manner, they do not have any symmetry as there in the crystalline solid. Okay, तो मान लीजिए मैं आपको एक घरेलू एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए घर में आपकी शादी है और मम्मी ने आपको कहा कि एक बॉक्स के अंदर आप रसगुल्ले और गुलाब जामुन दोनों को पैक कीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि ए जो आइटम है वो रसगुल्ला है और बी जो आइटम है वो गुलाब जामुन है, और आपको मम्मी ने कहा कि जब पहले एक किसी भी रैंडम मैनर में लगा दो, किसी भी रैंडम मैनर में लगा दो, ठीक है। तो आपने क्या किया, कभी रसगुल्ला, कभी गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, 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 मतलब आप समझ रहे हैं ना। कभी एटम ए, कभी बी, फिर बी बी, फिर ए, मतलब आपने रैंडमली गिरा दिया, कभी कोई सिमेट्री नहीं रखी जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने बनाया था, जैसे ए बी ए बी ए बी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे मम्मी ने कहा कि आप किसी भी रैंडम मैनर में जचा दो, तो आपने किसी भी रैंडम मैनर में रख दिया एटम्स को, मतलब मिठाइयों को रख दिया आपने। तो मान लीजिए कि कोई ऑब्जर्वर है, मैंने यहाँ पे देखिए 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस का एक कार्टेशियन प्लेन बनाया हुआ है। मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है, मान लीजिए मैं ऑब्जर्वर हूँ, तो मैं इसको अगर एक्स डायरेक्शन से देखूंगा, एक्स डायरेक्शन में जाके देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, तो मेरे को क्या दिखाई देगा, ए बी 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 ए, मतलब एक रैंडम मैनर दिखाई दे रहा है, कोई भी सिमेट्री नहीं दिखाई दे रही मेरे को, कोई भी सिमेट्री दिखाई नहीं दे रही। मान लीजिए कि मैंने अपना एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज कर लिया, मैं इसको z डायरेक्शन में जाके देख रहा हूं, तो मेरे को क्या दिखाई देगा, बी ए बी ए बी बी ए बी बी ए बी ए, ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए आप ऐसे देख रहे हो, इसको ऐसे देख रहे हो, तो आपको क्या दिखाई देगा, ए बी बी ए बी ए बी 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 ए बी। कहीं पे भी आपको सिमेट्री दिखाई दी, किसी भी एंगल पे देखा आपने, कहीं पे भी आपको सिमेट्री दिखाई दी, नहीं दिखाई दे रहा। मान लीजिए अब आप उसको ऐसे देख रहे हो इस डायरेक्शन में, तो आपको तब क्या सिमेट्री दिखाई देगी, तब भी दिखाई नहीं देगी। सिर्फ ए बी 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 ए बी 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 ए बी बी, कहीं पे भी आपको सिमेट्री दिखाई दी, नहीं दिखाई दी ना। मतलब ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर तक अपने सिस्टम में चलते हैं, मतलब शॉर्ट रेंज ऑर्डर तक रेगुलर मैनर में चले। मान लीजिए यहाँ पे ए दिखाई दिया, एक शॉर्ट रेंज तक दिखाई दिया, इसके नीचे मान लीजिए इसके नीचे बी होगा, ये तो नीचे तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसके नीचे बी होगा, ठीक है। वैसे ही इसके आगे ए होगा, कहीं भी सिमेट्री नहीं है, मतलब कहीं पे भी रेगुलर मैनर नहीं है एटम्स का। तो हम ये कह सकते हैं कि हम फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द अमॉर्फस सॉलिड क्रिस्टल इज डिस्टॉर्टेड। From the different point of observation, the arrangement of atoms in the amorphous solid or in the crystal of amorphous solid, the arrangement of atoms is distorted. In all the
can say that the amorphous solid it possesses isotropic nature. Okay, तो अब isotropic nature की definition क्या होगी? From the different point of observation, from the different point of observation, if the physical property of a substance remains unchanged, किसी भी सब्सटेंस की कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अनचेंज है, मान लीजिए इसीलिए देख लीजिए कि हर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिस्टॉर्टेड ही मिल रहा है हमें अरेंजमेंट एटम्स का, then the substance is said to be possessing isotropic nature. isotropic nature मिलता है and this property is called isotropy, और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोट्रोपी. ओके, सो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ले लीजिए. ठीक है, सो चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. टाइप ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. हेडिंग डालिए. So students, हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सॉलिड्स. देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सॉलिड्स एंड दे आर नेम्ड एज ionic solids, metallic solids, covalent और network solids. And last one is molecular solids. Okay, so students, as from the name it is clear that in ionic solids the constituent particles are ions, that is cation and anion. Okay, for example, if there is a cation is denoted by A and the anion is denoted by cation is denoted by A plus and anion is denoted by B minus. So the in ionic solids the atoms are arranged in the form of A plus and B minus. Okay, so we can get the manner of arrangement of atoms like this. And in this way it will go up to infinite. Okay, and one major property of the ionic solids is that they can dissociate when they are dissolved in water, and if we apply the electric field between the ions, then the ions will conduct the electricity. Okay, for example, if this is the solution, this is the solution. Okay, and if we dissolve the ionic solid, for example, this is a solid
apply the electric field between them, it will conduct, the solution will conduct the electricity. Okay, so we can say that in the dissociate form, or when they are dissolved in water, they will become the good conductor of electricity. And the examples of this is NaCl, KCl. Now the second point is metallic solids. Second point is metallic solids. So as it is clear from the name that in metallic solids the constituent particles are metals. Okay, so but you all know that in metals there is a large number of free electrons which are free to move within the boundary of metal atoms. I'm sorry, there are large number of free electrons in the metal which are free to move within the metal surface. For example, that this is the metal, it has a large number of free electrons which are free to move in any direction. Okay, which are free to move in any direction. So the net electric current we got from here is zero, because electrons are free to move in any random direction. So the net amount of electricity will flow from this metal is zero. But if we apply a strong electric field, between this metal, the electron will experience a sufficient electric force, and all the electrons will start to move in a particular same direction, due to which the current starts to flow in the opposite direction of the motion of the sea of free electrons. That means in presence of electric field, all the electrons will start to move in the same direction, due to which a current, that is I, will start to flow in the opposite direction of the motion of sea of free electrons. हमने तो सिर्फ मेटल के एटम की बात की थी, लेकिन in real life we can get a crystal of metal. Okay, so in crystal of metal there are huge amount of free electrons. So we can say that a crystal of metal will have a sea of free electrons which will experience a great electric force when they are applied by a strong electric field E vector, and they will start to move in a same direction, and therefore as a result a definite amount of current will start to flow in the opposite direction of the motion of sea of free electrons. Okay, so we can say that metallic solids are a good conductor of electricity.
नाउ थर्ड वन, इसका जो एग्जांपल होगा ZnCuAg, ओके। नाउ थर्ड वन, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, ठीक है। नाउ इन कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड द constituent particles will form a large 3D network of atoms in all the possible directions, due to which they will form a giant network of molecular structure. For example, diamond. As you all read in 10th class that in diamond each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms in this particular manner, okay, and this order will go up to long range, or we can say that up to infinite range, and this order will follow infinite range, due to which a giant network of molecular structure will form, okay, and we can say that they are not a good conductor of electricity, ठीक है। For example, diamond or C60, okay। Now the last one, that is molecular solids. Now the molecular solids according to our NCERT syllabus is further subdivided into 3 categories, okay, that is molecular, polar molecular solid. Second one is non-polar molecular solids. Now third one is hydrogen bonded molecular solids. Hydrogen bonded molecular solids. So first is molecular solids, polar molecular solids. So in polar molecular solids the molecules will have a definite dipole moment, or they will form a dipole in which the molecule will have one atom is less electronegative and the other atom is highly electronegative. For example, HCl SO2. For example, in HCl molecule, hydrogen atom will have a partial positive charge, and whereas the chloride ion will have the partial negative charge, and due to which they will form, and suppose the distance between these two charges is d, okay. So from the definition of dipole moment we have a net dipole moment, that is, for example, this charge is q, magnitude of that charge is 1, okay, 1 into g coulomb into centimeter, coulomb into centimeter, okay. Here the distance is taken into centimeter, okay. d coulomb centimeter, okay, due to which they will conduct the electricity due to the formation of dipoles, okay. Now come to our next point, that is non-polar molecular solids. So the examples of non-polar molecular solid is CO2, I2. In non-polar molecular solid, the molecule will have their net dipole moment equals to 0, or we can say that null dipole moment exists there. For example, I2 molecule will exist in this way. So the two iodine molecule will have the same charge, but from the definition of dipole we have learned that when the two equal and opposite charges are placed at a minimum distance, then there exists a dipole moment between them. But here the charges are same, so there are no chances of any dipole moment. So we can say that there exists a null dipole moment.
null dipole moment. Null dipole moment. Okay. Or we can say that they are not a good conductor of electricity also. Now third one is hydrogen bonded molecular solid. Example is H2O. So as you have read in your class 11 that the structure of water molecule, that the structure of water is like in this way. Like in this way, the hydrogen atom of one molecule of water will form a hydrogen bond with the oxygen atom of second molecule of water, and this order will keep on follows up to a long range. Understand? So in this way, in hydrogen bonded molecular solids, the molecules are connected to each other by the hydrogen bond, and or we can say that there exists a very strong van der Waals forces between them. Because as you are familiar that hydrogen bonded will come under the category of strong van der Waals forces, and in non-polar molecular solids there exists a very weak London forces or weak attraction forces. Okay, one thing you will note that the boiling point, melting point and boiling point of ionic solid is also high. Okay, so please take a screenshot. I hope you all have taken the screenshot. So students, let's proceed to our next topic. It's too hot. So students, our next topic is crystal lattice. Please, heading डालिए. हेडिंग डाल दिया आपने. So what do you mean by lattice? Lattice क्या होता है? When the atoms are arranged in a regular manner in 3D space, when the atoms are arranged in a regular manner in 3D space, then they will form a lattice, and that arrangement of atoms is called lattice. When the atoms are arranged in regular manner
in 3D space. Then this type of arrangement of atoms will form a lattice. Okay? When the atoms are arranged in regular manner in 3D space, then this type of arrangement of atoms will form a lattice. And the points on the lattice are called the lattice points. And points in the lattice are called lattice points. Okay? Please make a note. And by combining these points in straight line, they will form a crystal lattice. Please make a note. The points on the lattice are called the lattice points. मतलब जो एटम्स जो होते हैं लैटिस के अंदर वो पॉइंट्स के रूप में होते हैं, तो उन पॉइंट्स को कहते हैं लैटिस पॉइंट्स। एंड अगर हम उन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें तो वो बनाती है क्रिस्टल लैटिस। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब मैं आपको इसका एक इमेजिनरी व्यू दिखा देता हूं जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। मान लीजिए these points I have made are the atoms which are arranged in a regular manner in 3D space. And if we combine, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे लैटिस पॉइंट्स। And if we combine these points from a straight line, this is in 2D, as you can see that this will form a 3D structure. And this will form a crystal lattice. ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको हम बोलते हैं crystal lattice। इसको हम बोलते हैं crystal lattice। ओके, वैसे हमारे सिलेबस में क्यूबिक
क्यूबिक लैटिस ही है, तो मैं आपको उसकी एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। This is a rough diagram. तो बच्चों देखिए, मैंने आपके सामने एक क्यूबिक लैटिस बना के दिखाया है और वो 3D स्पेस के अंदर कैसे आगे बढ़ते जाते हैं वो दिखाया है मैंने। ये क्यूबिक लैटिस है, A B C D E F G H, ये क्यूबिक लैटिस है, ओके। एंड from at the 8 positions or at the 8 corners the atoms are arranged in the form of spheres, okay। so इस तरह से क्यूबिक लैटिस के अंदर एटम्स अरेंज होते हैं और ये ऑर्डर आगे इस तरह से आगे फॉलो होता रहता है हर डायरेक्शन में, ठीक है।